नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आपने सुना होगा कि डॉलर का मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी डॉलर का मूल्य घट गया, कभी डॉलर का मूल्य बढ़ गया। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि डॉलर का मूल्य बढ़ता ही जा रहा है, वो कहीं रुक नहीं रहा? तो चलो आज के वीडियो में इसी बात का जिक्र करते हैं हम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विनिमय दर का निर्धारण। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति कैसे होती है, क्या उसका वक्र होता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है। दोस्तों, विनिमय दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर विदेशी विनिमय का मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहां पर ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर विदेशी विनिमय की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को शो किया गया है। ये वाई अक्ष है, यहां पर विदेशी विनिमय दर को शो किया गया है। ये डी विदेशी विनिमय का मांग वक्र है, ये एस विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र है। जहां ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, अर्थात बिंदु ई पर ये मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस बिंदु पर विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। और जो ये विनिमय दर है, इसे हम संतुलित विनिमय दर कहते हैं। आप देखो, इस बिंदु से हमने एक रेखा वाई अक्ष पर खींची है जो कि ये ओ आर है। ऐसे ही ई बिंदु से एक रेखा एक्स अक्ष पर खींची है जो ओ क्यू है। तो दोस्तों, ओ आर संतुलित विनिमय दर है। अर्थात संतुलित विनिमय दर क्या है? वह विनिमय दर जिस बिंदु पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होते हैं। आप देखो, इस ई बिंदु पर जितनी विदेशी विनिमय की मांग है, ठीक उतनी ही विदेशी विनिमय की पूर्ति है। यानी जिस बिंदु पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु पर विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है और वह दर संतुलित विनिमय दर कहलाती है। अब दोस्तों, बात आती है कि इसका सेल्फ एडजस्टमेंट कैसे होता है, स्वतः समायोजन कैसे होता है। मान लो किसी समय पर जो विनिमय दर है ओ आर से बढ़कर ओ आर वन हो जाती है। अगर आप ओ आर वन को डी वक्र और एस वक्र से मिलाएं, तो ये ए बिंदु पर और यहां बी बिंदु पर, ए बिंदु पर डी वक्र को काटती है, बी बिंदु पर एस वक्र को काटती है। इसका मतलब है कि यहां विदेशी विनिमय की मांग इतनी है, यानी आर ए से लेके ए तक ये विदेशी विनिमय की मांग है और ये विदेशी विनिमय की पूर्ति है। तो मांग की अपेक्षा विदेशी विनिमय की पूर्ति अधिक है। पूर्ति अधिक होने के कारण इसकी विनिमय दर घट जाएगी और वह पुनः ओ आर वन से घटकर ओ आर हो जाएगी, क्योंकि उसकी मांग पूर्ति से कम है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन मान लेते हैं। मान लीजिए किसी समय विदेशी विनिमय दर संतुलित विनिमय दर से कम है और ओ आर टू है। ओ आर टू से यदि हम एक रेखा खींचिए मांग वक्र और पूर्ति वक्र पर, जो इसे सी और डी बिंदु पर काटती है, यानी ये ओ आर टू रेखा जो है, ये ओ आर टू रेखा ये पूर्ति वक्र को सी बिंदु पर और विदेशी विनिमय की मांग वक्र को डी बिंदु पर काटती है। आप देखें, ये आर टू सी ये विदेशी विनिमय की पूर्ति है और आर टू डी विदेशी विनिमय की मांग है। तो इस समय क्योंकि यह दर संतुलित विनिमय दर से कम है और इस समय विदेशी विनिमय की मांग अधिक है विदेशी विनिमय की पूर्ति से, जिसके कारण यह विदेशी विनिमय दर बढ़कर ओ आर हो जाएगी। तो इस प्रकार जो विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है
और यदि अल्पकाल में विनिमय दर में कुछ परिवर्तन होता है, बढ़ता है या घटता है, तो वह स्वतः समायोजन हो जाता है। दोस्तों अब बात आती है कि वो क्या कारण है जिनके कारण विनिमय दर में परिवर्तन आता है या डॉलर का मूल्य इंडियन करेंसी की अपेक्षा बढ़ जाता है या घट जाता है। अर्थात विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों नंबर पहला है व्यापार परिवर्तन, चेंज इन ट्रेड। अर्थात दोस्तों भारत विदेशों से आयात या निर्यात करता है। मान लीजिए अगर भारत अमेरिका से आयात और निर्यात दोनों करता है, सपोज करो भारत के आयात अधिक हैं और निर्यात कम है। अगर भारत के आयात निर्यात से अधिक है तो इसका क्या मीन्स है कि फॉरेन एक्सचेंज की रेट जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, यानी विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाएगी, जिसके कारण डॉलर का मूल्य भारतीय करेंसी की अपेक्षा बढ़ जाएगा। यानी घरेलू मुद्रा की जो विनिमय दर है वो घरेलू पक्ष में नहीं होगी, घरेलू के प्रतिकूल होगी। इसके अपोजिट यदि आयात निर्यात से कम है, निर्यात अधिक है आयात से, तो विदेशी विनिमय की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसके कारण विनिमय दर घरेलू मांग के घरेलू के पक्ष में होगी। या इसे आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि डॉलर का मूल्य घट जाएगा और रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा। तो दोस्तों व्यापार परिवर्तन के कारण विनिमय दर में बहुत अधिक फर्क पड़ता है, बहुत अधिक परिवर्तन आता है। इसलिए हमेशा अगर भारतीय करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है तो देसी वस्तुओं का यूज करना चाहिए अपेक्षाकृत विदेशी वस्तुओं के। तो दोस्तों क्योंकि जब हम स्वदेशी वस्तु का यूज करेंगे तो और अपनी विदेशी वस्तु निर्यात ज्यादा करेंगे, यानी इंडिया की वस्तु निर्यात ज्यादा करेंगे, विदेशों से इंपोर्ट कम करेंगे, तो व्यापार की जो विनिमय दर है वो हमारे भारत देश के अनुकूल होगी, अर्थात रुपए की वैल्यू डॉलर से अधिक होगी। दूसरा है दोस्तों पूंजी फ्लो, कैपिटल फ्लो। पूंजी का मूवमेंट भी, कैपिटल का मूवमेंट भी विनिमय दर को प्रभावित करता है। यदि जो विदेश हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट अधिक करेंगे, जिसके कारण जो भारतीय मुद्रा है उसका मांग बढ़ जाएगी, जिससे विनिमय दर घरेलू मुद्रा के पक्ष में होगी। तीसरा है दोस्तों बैंक दर, बैंक रेट। अगर हमारे देश में आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देता है तो बैंक रेट ऊंची होने के कारण विदेशी जो लोग हैं वो हमारे देश में ऊंची दर का फायदा लेने के लिए यहां निवेश बढ़ा देंगे। जब यहां निवेश बढ़ा देंगे अर्थात विदेशी मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाने के कारण जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, यानी एक्सचेंज रेट जो घरेलू मुद्रा के वो पक्ष में होगी, अनुकूल होगी। इसके अपोजिट यदि विनिमय दर घट जाएगी, विनिमय दर घटने के कारण जो फॉरेन है वो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे और अपनी पूंजी वापस ले जाएंगे, जिसके कारण क्या है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाएगी और जो विनिमय दर है वो घरेलू देश के या घरेलू मुद्रा के प्रतिकूल हो जाएगी। फोर्थ आता है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। दोस्तों विनिमय दर घटने या बढ़ने का जो फर्क है वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज पर पड़ता है। मतलब स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जो है, जो लोग सट्टेबाजी का बिजनेस करते हैं वो विनिमय दर ऊपर या नीचे होने के कारण अर्निंग करते हैं, उस पर सट्टा लगाते हैं। अगर मान लीजिए कोई सट्टेबाज यह अनुमान लगाता है कि विदेशी विनिमय की संभावनाएं कम होंगी, अर्थात वो विदेशी मुद्रा को बेच देगा, जिसके कारण विदेशी विनिमय की पूर्ति बढ़ जाएगी और उसकी सप्लाई बढ़ जाने के कारण जो विनिमय दर घट जाएगी और वो विनिमय दर घरेलू मुद्रा के पक्ष में होगी।
पांचवा आता है दोस्तों सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, यानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। प्रतिभूति यानी कि शेयर्स और डिवेंचर। फॉरेन कंट्री के शेयर्स और डिवेंचर्स को खरीदने या बेचने का इंपैक्ट भी विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय दोनों पर ही पड़ता है। और दोस्तों लास्ट है राजनीतिक दशाएं यानी पॉलिटिकल कंडीशन। जिस देश की राजनीतिक दशाएं स्थिर रहती हैं, वहां का शासन प्रशासन अच्छा होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, वहां पर निवेश बढ़ता है और निवेश बढ़ने के कारण पूंजी का फ्लो बढ़ता है और विदेशी विनिमय दर उस देश के अनुकूल होती है। इसके विपरीत यदि उस देश में राजनीतिक उठापटक बहुत अधिक होती है, बहुत जल्दी जल्दी सरकारें बदल जाती हैं, तो ऐसे देश में फॉरेन एफडीआई बहुत कम होता है, निवेश बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, तो उस देश की जो विनिमय दर है वो प्रतिकूल होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि डॉलर का मूल्य रुपए की अपेक्षा क्यों बढ़ता है, क्या क्या कारण है। तो मेन कारण पहला है व्यापार परिवर्तन, चेंज इन ट्रेड यानी आयात और निर्यात में परिवर्तन। दूसरा कैपिटल का मूवमेंट। तीसरा बैंक रेट। चौथा स्पेकुलेशन एक्टिविटीज। पांचवा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय यानी सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। और लास्ट है पॉलिटिकल कंडीशन। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपका कुछ प्रश्न है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।